सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ओएसडी विद सी प्लस प्लस, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो उप्स भी हो सकता है, या फिर ओएसडी विद सी प्लस प्लस भी हो सकता है। सेम सिलेबस है और उसके हम यूनिट 1 को देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। और हर एक कॉन्सेप्ट को मतलब आप समझ लो फील हो जाएगा आपको, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इतने अच्छे से करवा दूंगा। और ये वीडियो बहुत सफिशिएंट है, यूनिट 1 के लिए आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट्स अगर आपको देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हो। और जो ये नोट्स हैं आप बाय कर सकते हो मल्टी एटम एप्लीकेशन से, वो भी उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। इसके अंदर मैंने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को बहुत सिंपल वे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें समझना है यूनिट 1 के अंदर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो देखो, हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, एक पैराडाइम है। ठीक है, मतलब ये एक स्टाइल है। सो ऐसे ही हमारी एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे जो भी प्रोग्राम होता है उसे हम फंक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम इतना इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो होता है हमारा लेस सिक्योर होता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रोग्रामिंग करने के अलग-अलग स्टाइल्स होते हैं, तो आपको समझ में आ गया। एक हमारा प्रोसीजरल है, एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक हमारा अप्रोच है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है एक वे जिससे कि हम प्रोग्राम को मॉड्यूलाइज़ कर पाएँ। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर पाएँ। जो हमारे मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया फॉर बोथ डेटा एंड फंक्शंस। और जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर डेटा भी होता है और उनके अंदर हमारा फंक्शन भी होता है। और डेटा पार्ट हमारा स्टैटिक पार्ट होता है और फंक्शन पार्ट हमारा बिहेवियर पार्ट होता है कि किस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो काम करेगा। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है क्लास की। ठीक है, तो क्लास एक हमारा क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उस सिमिलर क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट नेम्स। ठीक है, वही हम अभी आगे देखेंगे जब अभी हम क्लास को पढ़ेंगे। सो फीचर्स क्या है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? सबसे पहला हमारा देखो, हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिमाग में आए तो आपके दिमाग में क्या आता है? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब क्या है? इसके फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब क्या है? इसके फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। हमारा जो प्रोग्राम है किसके अंदर डिवाइड होते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। और डेटा जो होता है हमारा हिडन होता है एंड कांट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जिसके हेल्प से हम प्राइवेट, प्रोटेक्ट और पब्लिक कर सकते हैं डेटा को, कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है। हमारी हमारी इजाजत के बिना, हमारे बिना कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिक्योर हो जाता है हमारा डेटा। ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस होते हैं आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो इससे कम्युनिकेशन जो है बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडिड। तो इसका मतलब क्या है? स्केलेबल है। हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या है? स्केलेबल है। इजीली जो नया डेटा है, नया ऑब्जेक्ट है, वो आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बना देना, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। ठीक है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग मैसेज पासिंग। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको आता है कि इसके फीचर्स बताओ, इसके प्रिंसिपल्स बताओ। तो ये हमारे कुछ इसके फीचर्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेज पासिंग। ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्लास क्या होती है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट को मैं आपको बहुत ईजी एग्जांपल समझाता हूँ कि क्लास एक हमारी लॉजिकल एंटिटी होती है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकल एंटिटी या रन टाइम एंटिटी होती है। ठीक है, तो देखो, हमारा जो क्लास है वो बस हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि मतलब उससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल ले लें एक एनिमल का। ठीक है, तो एनिमल क्या एग्जिस्ट करता है? अगर हम सिर्फ एनिमल की बात करें तो एनिमल एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर? नहीं करता। कौन एग्जिस्ट करता है? जो एनिमल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि लायन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एलिफेंट एग्जिस्ट करता है, कैट एग्जिस्ट करती है, डॉग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो लायन है, जो डॉग है, ये कैट है, ये सब क्या है? फिजिकल एंटिटी है, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। बट ये जो एनिमल है, एनिमल का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, हमने अपने यूएचवी के अंदर पढ़ाया है कि एनिमल जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एनिमल एक तो हमारा लिविंग थिंग होता है। ठीक है, और एनिमल के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, और एनिमल के पास थिंकिंग पावर नहीं होती है। ठीक है, थिंकिंग पावर नहीं होती है। तो कोई भी अगर हमारे पास कोई नया बंदा आया, ठीक है, जैसे कि हमारे पास
एक लायन आया, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, लायन एक हमारी लिविंग थिंग है, लायन के पास हमारी कॉन्शियसनेस है, बट उसके पास थिंकिंग नहीं है, तो वो किसको बिलोंग करता है, एनिमल क्लास को बिलोंग करता है। अब हमारे पास एक कोई बंदा आया, नया आया कि लाइक कृष्णा में आया, ठीक है, आप देखोगे कृष्णा एक लिविंग थिंग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कृष्णा के पास थिंकिंग पावर है, तो इसका मतलब क्या है, कृष्णा अब एनिमल क्लास को बिलोंग नहीं करता, किस क्लास को बिलोंग करता है, ह्यूमन क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, तो मैं इस क्लास को बिलोंग करता हूँ। तो आपने देखा कि एनिमल क्या डिफाइन कर रहा है, एनिमल एक हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है, अगर वो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी तो वो सिमिलर क्लास को बिलोंग करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट, अगर नहीं होंगी तो वो डिफरेंट क्लास को बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट का बीच में डिफरेंस। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है वो होता है हमारा क्या, क्लास। Group of objects that share a common properties for a data part and some program part are collectively called as class, ठीक है, मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, डेटा पार्ट, फंक्शन पार्ट, अगर वो कॉमन है, सिमिलर है, तो वो एक क्लास को क्या करेंगी, बिलोंग करेंगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है बुक का, बुक हमारी एक हमने क्लास बना ली और उसके अंदर हमारी अलग अलग बुक आ सकती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक आ गई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बुक आ गई, सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बुक आ गई, इनका क्या है, नाम डिफरेंट है, इनके ऑथर का नाम डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, बट ये सब क्या है, ये सब एक हमारी बुक है, ये ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट थ्री है, तो बुक एक का क्लास डायग्राम होता है, ठीक है, क्लास डायग्राम देखो ऐसा होता है। क्लास डायग्राम आगे भी आपके काम आएगा, तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लो कि यहाँ पर हमारा डायग्राम है जिसके अंदर ऊपर मेंशन होता है क्लास का नाम, ठीक है, फिर मेंशन होते हैं एट्रीब्यूट जिसके अंदर डेटा पार्ट मेंशन है, और फिर हमारे ऑपरेशन यानी कि फंक्शंस मेंशन होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा नाम है बुक, और जो हमारे डेटा पार्ट है यानी कि बुक का टाइटल, लैंग्वेज, ऑथर, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है। और फिर आता है हमारा ऐड बुक, यानी कि आप इसके अंदर बुक को ऐड कर सकते हो इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर से आप क्या कर सकते हो, बुक को डिलीट कर सकते हो, आप इस क्लास के अंदर से क्या कर सकते हो, बुक को अपडेट कर सकते हो। तो ये क्या हमने क्लास का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, क्लियर है, ये हमारा क्लास डायग्राम होता है। अब ऊपर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी रन टाइम एंटिटी होती है, जैसे कि हमारे अर्थ पर स्पेस कौन लेता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि लायन, ह्यूमन, ये ह्यूमन के अंदर कौन, मैं, जैसे ये सब क्या लेते हैं, स्पेस लेते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हमारा मेमोरी के अंदर क्या लेता है, स्पेस लेता है, ठीक है। जो हमारी क्लास है वो एक माना जाता है कि क्लास हमारी स्पेस नहीं लेती मेमोरी के अंदर, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो स्पेस लेता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रन टाइम एंटिटी होती है, जो कि एक्चुअल में रन करेगी, फिजिकल एंटिटी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या क्या होता है, डेटा भी होता है, कोड भी होता है, ठीक है, मतलब कोड और डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, क्लास में, बट जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल कोड है, वो कहाँ पर होता है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। डेटा जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को, और जो हमारे फंक्शंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बिहेवियर को, कि किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, ठीक है, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा। ये हो गया क्लियर। ऑब्जेक्ट हमारा स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर एंड एसोसिएटेड एट लाइक अ स्ट्रक्चर इन सी, ठीक है। सो व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अदर, ठीक है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम जब भी रन करता है, एग्जीक्यूट होता है, तो हमारे जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट भी होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मैसेज पासिंग, ठीक है। और वो मैसेज पासिंग हमारी फंक्शंस के थ्रू हो रही होती है, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू दिखा सकते हो। अब हमारा जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर अलग अलग हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नेम जो है सेम हो सकता है, बट जो रोल नंबर है वो सबका अलग होता है, वो क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक हमारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी होती है जिससे कि आप ऑब्जेक्ट को पता लगा पाओ, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। सो वो हमारे जो ऑब्जेक्ट होते वो जो मतलब ओवर द टाइम जो हमारी आइडेंटिटी है वो सेम रहती है सबकी, ठीक है। चाहे उसकी मेथड की डेफिनेशन बदल जाए, चाहे वेरिएबल की वैल्यू बदल जाए, बट उसकी जो आइडेंटिटी है वो हमारी सिमिलर रहती है। और ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी होती है जिससे कि आप इजीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, डेटा मॉडल्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें पता लगा सको, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, सर्वल हमारे फॉर्म्स होते हैं, कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वैल्यू हो सकती है, नेम हो सकता है, बिल्ट इन हो सकती है हमारी आइडेंटिटी, अलग अलग हमारी आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। तो ये आपको क्लियर है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, क्योंकि कभी-कभी 2 मार्क्स में आ जाता है या फिर किसी के साथ आ जाता है, तो आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी समझाना पड़ेगा। फिर आता है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस। तो आपको ये तो पता ही चल गया, ठीक है? क्लास और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अब तक हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, मैसेज पासिंग, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्लियर कर लिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, ठीक है? तो हमारे 4 प्रिंसिपल होते हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो इन दोनों को मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन हमारा समझते हैं, तो एक हमारी बैंक है, ठीक है? एक हमारी बैंक है, उसके अंदर कुछ डिटेल होती है, आपके पास एक एप्लीकेशन है बैंक का, तो उसके अंदर हमारा डेटाबेस होता है बैंक के पास, ठीक है? कुछ क्वेरीज वो रन करा रही होती है उस पे, ठीक है? उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है?
और हमारे पास जो बटन होता है, जो हमें दिख रहा होता है, वो हमें क्या दिख रहा होता है? हमें दिख रहा होता है कि हम पैसे सेंड कर सकते हैं। हमारे पास एक बैलेंस चेक करने का बटन होता है कि हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। हम मतलब कुछ हमें कैश निकालना है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसे बटन्स होते हैं। क्या हमें डेटाबेस दिखता है? हमारे जो बैंक का डेटाबेस है, नहीं दिखता। हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो क्या है? हमारा अनवांटेड डेटा है। तो बैंक क्या करती है? उसे हमसे हाइड करके रखती है, जिससे कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि अनवांटेड डेटा को यूजर से क्या करना, हाइड करके रखना, ठीक है? जिससे कि हमारा जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो पाए और इजीली जो यूजर है वो आपके एप्लीकेशन को यूज कर पाए, ठीक है? सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल सा ये होता है। अब बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? अनवांटेड डेटा को हाइड करना। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि अलग अलग बहुत सारे हमारे डेटा को, बहुत सारे फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर देना, ठीक है? मतलब बहुत सारा डेटा है हमारा, उसे क्या कर देना, सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर देना और उस यूनिट के अंदर जो भी हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड डिटेल है, उसे क्या करना है, यूजर से हाइड रखना। यूजर को उसका एक्सेस नहीं देना, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो, ठीक है? और यूजर को सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी दिखाई दे, ठीक है? उसका मतलब होता है एनकैप्सुलेशन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एन एनकैप्सुलेशन को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से। एक होता है हमारा पब्लिक, एक होता है हमारा प्राइवेट और एक होता है हमारा प्रोटेक्टेड। तो इन तीनों एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से आप एनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो और आप एब्स्ट्रैक्शन को जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो इंटरफेस की हेल्प से और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प से, ठीक है? एनकैप्सुलेशन को पढ़ लेते हैं। रैपिंग ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। सिंपल सी बात है। इसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और डेटा इज आल्सो एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली दोज फंक्शन व्हिच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस इट, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है कि इसके अंदर आपके पास पूरा मतलब कंट्रोल होता है कि आपको किसको एक्सेस देना है आउटसाइड वर्ल्ड में, ठीक है? अगर पब्लिक है तो हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है, अगर प्राइवेट है तो उसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? प्रोटेक्टेड है तो आपके हिसाब से कोई भी उसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? तो मतलब आपके पास कंट्रोल आ जाता है एनकैप्सुलेशन के अंदर, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या है कि सिंपल सा है कि आप इसके अंदर क्या करते हो, जो भी हमारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी एसेंशियल फीचर्स है जो हमें यूजर को दिखाने हैं वही दिखाते हो और जो भी हमारी बैकग्राउंड डिटेल है, जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, जो भी हमारा अनवांटेड डेटा है, वो हम यूजर से क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं, ठीक है? यही दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये हमें बताता है एब्स्ट्रैक्शन की कैसे हमारा ऑब्जेक्ट, व्हाट द ऑब्जेक्ट डज, क्या करता है, और ये हमारा बताता है क्या कैसे करता है, ठीक है? हाउ, और ये व्हाट बताता है, ठीक है? ये हमारा जो आउटर लेयर है, आउटर लेआउट है डिजाइन की, उसके टर्म्स में अच्छा होता है और ये जो हमारा इनर लेआउट है, कितना सिक्योर है सिस्टम, उसके टर्म्स में अच्छा होता है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन का मैंने बता दिया इंटरफेस, और आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास से यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं उससे इंप्लीमेंट हो सकता है। दोनों के बीच में बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया सारी चीजें, और आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई, ठीक है? अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल सा है कि आपकी फैमिली के अंदर जब आप अपने मम्मी-पापा से जो उनकी स्किन कलर है, उनकी जो चलने का मूवमेंट है या फिर आपकी जो आँखें हैं, उसका कलर है, ठीक है? सारी चीज़ें जो क्या करते हो आप इनहेरिट करते हो। मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं, आप अपने अंदर इनहेरिट करते हो बहुत सारी, ठीक है? सो ये क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो बिल्कुल सिमिलर सा कॉन्सेप्ट हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है कि हमारी एक पेरेंट क्लास होती है। पेरेंट क्लास से क्या होता है, जो हमारी चिल्ड्रन क्लास है, वो क्या करती है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। जो पेरेंट क्लास के अंदर हमारे फंक्शंस लिखे गए हैं, उन्हें हमें वापस चाइल्ड क्लास के अंदर लिखना नहीं पड़ता, हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है और आप इजीली रीयूज कर सकते हो अपने जो पहले लिखे हुए कोड को, जिससे कि डेवलपर को काफी ईजी हो जाता है, बार बार चीजें नहीं लिखनी पड़ती। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? एक हमारा ह्यूमन, हमने क्लास बना ली ह्यूमन। कोई भी एक ह्यूमन है, ठीक है? उसके पास क्या-क्या चीज़ें होंगी, एक होगा नेम, ठीक है? हमने एक फंक्शन बनाया नेम, सॉरी, इसका एट्रिब्यूट बनाया नेम, ऐज बनाया ठीक है? और एक हमने बना लिया फ़ोन नंबर, ठीक है? ये हमने क्या बना लिया, इसका एट्रिब्यूट बना लिया, और कुछ हमने इसके जो हमारे बिहेवियर थे, वो हमने बना लिए, कुछ फंक्शंस बना लिए, ठीक है? जो कि हर एक ह्यूमन के अंदर सिमिलर होते हैं। फिर अब एक हमारा स्कूल है, ठीक है? हमने एक क्लास बना ली, ये पेरेंट क्लास है, जो ह्यूमन है, ठीक है? अब स्कूल के अंदर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है? और हमारे कुछ मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, हमें उनका जो डेटा है वो स्टोर करके रखना है। तो हम क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर जैसे ये स्टूडेंट है, ठीक है? ये हमारा मैनेजमेंट है और ये हमारा टीचर है, ठीक है? तो हमें स्टूडेंट का नेम भी चाहिए, मैनेजमेंट वाले का भी नेम चाहिए और टीचर का भी नेम चाहिए। टीचर की भी एज चाहिए, टीचर का भी फ़ोन नंबर चाहिए, मैनेजमेंट वाले का भी एज चाहिए, उसका भी फ़ोन नंबर चाहिए, स्टूडेंट का भी वही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन को इसके अंदर इनहेरिट कर लेंगे, ह्यूमन को इसके अंदर इनहेरिट कर लेंगे, ह्यूमन को इसके अंदर इनहेरिट कर लेंगे। तो जो हमने ह्यूमन के अंदर फंक्शंस और जो एट्रिब्यूट
एट्रीब्यूट्स हमने लिख दिए, हमें वापस इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट के अंदर हमें बनाने हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट के अंदर दोनों फीचर्स होंगे, स्टूडेंट के अंदर ह्यूमन के भी फीचर्स होंगे और स्टूडेंट के जो हमने स्पेसिफाई किए हैं फीचर्स वो भी होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से जो इनहेरिटेंस है हमारी हेल्प करता है। Inheritance is a process of in which object of one class acquire the properties of another class, ठीक है। मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें इनहेरिट करता है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हमें प्रोवाइड करवाता है आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। और एडिशनल फीचर्स से क्या होता है कि हमें जो हमारी क्लास है, जो हमारी नई क्लास है, उसे हम बिना मॉडिफाई करे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पहले वाली क्लास है हम उसे अंदर यूज कर सकते हैं और हमें जो है दोनों क्लास की जो एक ही क्लास के अंदर क्या मिल जाती है, फंक्शनलिटी मिल जाती है, ठीक है। अब हमारे जो इनहेरिटेंस होते हैं वो अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक हमारी बेस क्लास होती है और एक हमारी डिराइव्ड क्लास होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक क्लास है तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है डिराइव्ड क्लास के अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर एक आती है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक ही क्लास थी, यहाँ पे मल्टीपल में क्या होगा कि एक से ज्यादा क्लास होंगी। तो एक से ज्यादा क्लास होती है और हम एक से ज्यादा क्लास की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही क्लास से लेना है, आपके मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप मल्टीपल पेरेंट क्लास से क्या कर सकते हो, एक चिल्ड्रन क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हो। तो इसके अंदर ये तीनों क्लास की जो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप होता है। तो एक आपकी ग्रैंड पेरेंट क्लास होती है जिसके जो प्रॉपर्टीज है वो पेरेंट क्लास जो है इनहेरिट कर रही होती है, इसके पास ग्रैंड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होगी। और एक हमारी चिल्ड्रन क्लास होती है जिसके पास पेरेंट की भी प्रॉपर्टी होती है और ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। एक आता है हमारा हेरारिकल जिसके अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है कि लेवल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। एक हमारी बेस क्लास हो गई, एक हमारी ये क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, मतलब ग्रैंड पेरेंट क्लास हो गई, इसके दो पेरेंट हो गए, ठीक है। मतलब इसके नीचे दो चिल्ड्रन हो गए, फिर इनके दो चिल्ड्रन और हो गए। तो ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है इसके अंदर, ठीक है, हेरारिकल के अंदर। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि हमारे जब आप मल्टीपल टाइप्स के जो हमारे इनहेरिटेंस है उन्हें आप कंबाइन कर देते हो तो हमारा हाइब्रिड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लाइक हमारा मल्टी लेवल भी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा सिंपल भी है, यहाँ पर हमारा हेरारिकल भी है, सारे को आपने क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो आप देख रहे हो कि इनहेरिटेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, ये सब क्या है, फीचर्स हैं इसके। अब आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सिंपल है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। तो आप क्या करते हो यहाँ पर, जो नेम है वो तो सेम होता है, ठीक है। नेम जो होता है वो सेम होता है बट जो इसकी उसका जो बिहेवियर है, उसका जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब कि सेम नेम बट डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि हमने एक बनाया शेप नाम की एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और यह क्लास बना ली, शेप के अंदर हमारा सर्कल भी आ जाता है, शेप के अंदर हमारा रेक्टेंगल भी आ जाता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेम एक ही नाम रखेंगे बट उसकी जो फंक्शनलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी होगा कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं और जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर एक नेम रख के, सेम नेम रख के डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारा ऑपरेटर होता है ये एडिशन वाला, ठीक है, प्लस वाला ऑपरेटर होता है। तो ये हमारा समेशन भी कर सकता है और ये हमारा कॉन्केटिनेशन भी कर सकता है। मतलब कि डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें साथ में जोड़ भी सकता है और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिजिट्स हैं उन्हें समेशन भी कर सकता है, ठीक है। किसकी हेल्प से कर सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से ये कर सकता है, ठीक है। और फंक्शंस हमारा जैसे सिमिलर है, कोई फंक्शन है हमारा ड्रॉ, ठीक है। वो ड्रॉ हमारा फंक्शन सर्कल भी ड्रॉ कर सकता है, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकता है या फिर कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं वो हम कर पाएंगे डेटा टाइप्स की टाइप से, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमारा ड्रॉ है, ठीक है, और उसके अंदर आपने फर्स्ट टाइप का डेटा टाइप पास किया तो वो अपने तरीके से जो है फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। दूसरी टाइप से हमने डेटा टाइप पास किया तो दूसरी टाइप से जो है फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ डेटा टाइप्स या फिर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स अलग होंगे, तब वो डिफरेंट जो फॉर्म है वो दिखाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म इतना समझो, मैनी फॉर्म्स, ठीक है। सो इसके दो टाइप्स होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट क्लास सब क्लियर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है बहुत अच्छे से समझ ली और इसके जितने भी प्रिंसिपल थे, कॉन्सेप्ट थे, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, ठीक है। अब हमारा हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक चीज और कंप्लीट कर लेते हैं कि प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस क्या है वो और अच्छे से समझ लेते हैं। फिर हम यूएमएल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और यूएमएल के जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रोसीजरल
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, वो हमारी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है। ये हमारी बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। ये हमारी लेस सिक्योर होती है, ये हमारी हाई सिक्योर होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, ये करती है एल्गोरिदम के साथ डील। इसके जो हमारा प्रोग्राम है वो डिवाइड होता है फंक्शंस के अंदर। इसके अंदर होता है डेटा, ये डेटा से डील करती है, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। ये कम मेमोरी लेती है क्योंकि इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ये ज्यादा मेमोरी लेती है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, मॉडिफायर नहीं होता, इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। हम बताएंगे आगे ओवरलोडिंग वगैरह सारी चीजें, ठीक है। और इसके अंदर डेटा हिडन नहीं कर सकते आप, डेटा हेडिंग नहीं कर सकते। इसके अंदर आप डेटा हेडिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन, विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसके अंदर आप फंक्शंस के अंदर डिवाइड करते हो, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड करते हो। इसका एग्जाम्पल है हमारा सी, फोर्टॉन, कोलोब, ये हमारा क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और इसके अंदर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर है ये पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सीधा यूएमएल की तरफ, ठीक है। यूएमएल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से हमें करना है। यूएमएल है क्या? जब भी हम कोई घर बनाते हैं भाई, ठीक है, तो हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं, उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसको एक पेपर पे उसका डिजाइन बनता है, जब जाके एक घर जो है बनता है। मतलब कि ऐसा तो नहीं डायरेक्टली ईंट वींट लाए और डायरेक्टली बनाने लग जाते हैं घर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसका एक मॉडल तैयार होता है, ठीक है। ऐसे ही जब भी हम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उससे पहले एक उसका मॉडल तैयार होता है, ठीक है। उसका स्पेसिफाई की जाती हैं चीजें, उसे विजुअली देखा जाता है मॉडल को, कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा, किस तरीके से जो भी हमारा जो भी हम बनाने वाले हैं चीजें, वो कैसे दिखेंगी, ठीक है। पहले हम उसका क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक छोटा सा होता है, जिसे हम देखकर ये पता लगा पाते हैं कि हम बड़ी चीज कैसे बनाएंगे, ठीक है। वही जो मॉडल है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसे क्रिएट करने में कौन हमारी हेल्प करता है? यूएमएल हमारी हेल्प करता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी एक क्या कह सकते हो, ये हमारी एक मॉडलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है? एक मॉडलिंग लैंग्वेज है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इसका मतलब नहीं है कि इससे आप कोड जनरेट नहीं कर सकते। इससे आप जो मॉडल क्रिएट करोगे, इससे जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप इस मॉडल से जो कोड है उसे जनरेट कर सकते हो। तो यूएमएल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो यूएमएल एक हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो कि देखो कीवर्ड देखो, स्पेसिफाई करने में, विजुअलाइज करने में, कंस्ट्रक्ट करने में और डॉक्यूमेंट करने में, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको स्पेसिफाई, विजुअलाइज, कंस्ट्रक्ट और डॉक्यूमेंट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। यूएमएल हमें एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कराता है, जिससे कि सिस्टम का जो ब्लूप्रिंट है वो लिख सकें, ठीक है, उसे अच्छे से लिख सकें, सिस्टम का जो पूरा हमारा ब्लूप्रिंट रहने वाला है। अब इसके अंदर सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स सारी की सारी कंप्लीट होंगी, चाहे वो बिजनेस प्रोसेस हो, आपके सिस्टम का फंक्शन हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो बिहेवियर हो, सारी चीजें डायनेमिक तक सब कुछ इसके अंदर पार्ट क्लियर होगा, ठीक है। और ये क्या था हमारा, एज वेल एज कॉन्क्रीट पार्ट, ठीक है, सच एज क्लासेस रिटन इन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लास डायग्राम होता है, ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है, यूज केस डायग्राम होता है, सीक्वेंस डायग्राम होता है, स्टेट मशीन डायग्राम होता है। बहुत सारे इसके अंदर डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होती हैं, बहुत सारे ग्रुपिंग्स सब होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो हम सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएमएल किसने क्रिएट किया था? ओएमजी ग्रुप, ओएमजी ने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने, ठीक है। 1997 जनवरी के अंदर ओएमजी यूएमएल 1.0 स्पेसिफिकेशन हमारा ड्राफ्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री याद रखनी है, ठीक है। बट आफ्टर सो मैनी स्टैंडर्डाइजेशन, आपकी जो यूएमएल है उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। यूएमएल हमारी जो है डिस्क्राइब करती है, उसका जनरल पर्पस ये है कि मॉडल, ये मॉडलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये आपके सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, या फिर आपके और भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अलग, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर कुछ और भी है, उसके लिए भी आपको मॉडल तैयार करके देती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर, नॉन नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए भी ये काम करती है, ठीक है। यूएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट सो मेनी टूल्स हैं जो कि कोड जनरेट कर सकते हैं यूएमएल से, ठीक है। तो इतना क्लियर है। यूएमएल के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल होता क्या है वो समझते हैं। देखो यूएमएल के आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पेज भर के आने पड़ेंगे यूएमएल के बारे में, आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर विजुअलाइज, स्पेसिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंट की बात करी, तो उसे हम अभी आगे और समझेंगे, जिससे कि आप और कंटेंट लिख पाओ, ठीक है।
मॉडल क्या होता है? मॉडल एक हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है किसी भी रियलिटी का। कोई भी रियल में जो चीज होने वाली है उसका एक सिंपल वर्जन, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं, ठीक है? जिससे कि कोई भी उसे समझ पाए, ठीक है? उसे एक अंदाजा लग पाए कि कैसे हमारा सिस्टम बनने वाला है। अब मॉडल प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ सिस्टम। मॉडल में भी स्ट्रक्चरल, वो हमारा स्टैटिक पार्ट भी हो सकता है, वो हमारा बिहेवियर पार्ट भी हो सकता है, वो हमारा डायनेमिक भी हो सकता है, ठीक है? मॉडल लिमिटेड नहीं है आजकल कि वो स्ट्रक्चर स्टैटिक ही होगा, वो हमारा डायनेमिक भी हो सकता है, ठीक है? सो दोनों ही बनाने में आपकी यूएमएल हेल्प करता है, ठीक है? सो हमारे कुछ मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि 2022-23 में पूछे गए थे और पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं तो आपको पहले मॉडलिंग बतानी है, आपको यूएमएल के बारे में बताना है, आपको फिर प्रिंसिपल के बारे में बताना है, क्योंकि छोटा सा है तो आप ऐसे 7 नंबर में नहीं बता सकते पूरा का पूरा। चूज योर मॉडल वेल। सबसे पहले आपका जो भी मॉडल है वो बहुत अच्छे से चूज करो, क्योंकि आपका जो मॉडल आप चूज करोगे वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट करेगा आपकी एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम पे, आप जो सॉल्यूशन डिजाइन करोगे उस पे। जितना अच्छा आप मॉडल चूज करोगे उतना अच्छा आपकी एनालिसिस हो पाएगी, उतना अच्छा आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे किसी भी डिजाइन का, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है? एवरी मॉडल में बी एक्सप्रेस्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसीजन। हर एक लेवल पे प्रिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक लेवल पे प्रिसीजन अच्छा है, आप डिटेल में गए बट आप दूसरे में नहीं गए, आपने ऊपर से ही चीजें छोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पार्ट आता है द बेस्ट मॉडल आर कनेक्टेड टू रियलिटी, ठीक है? आपका जो मॉडल है वो आप सिंपल सिंपल चीजें नहीं करके काम कर सकते, ठीक है? आपको सिंपलिसिटी रखनी है, बट आपको कभी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड नहीं करना। आपको हमेशा अपने मॉडल को कोशिश करनी है कि जो आप रियल में बना रहे हो उसी तरीके से आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो। जब भी आपका जो मॉडल है वो बेस्ट बन पाएगा, ठीक है? तो जो भी हमारा बेस्ट मॉडल होता है वो तभी बेस्ट बन पाता है जब वो रियलिटी से कनेक्टेड होता है, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट इज नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। कभी भी आप सोच रहे हो एक मॉडल बना दूंगा उससे काम चल जाएगा, नहीं। आपको हर एक व्यू से मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। अ सेट ऑफ मॉडल इज नीडेड टू बी सॉल्व एनी नॉन ट्रेवल सिस्टम, मतलब कि हर एक टाइप से आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, हर एक व्यू से मॉडल बनाना पड़ेगा। हमारे यूएमएल का एक आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर हम 5 मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है? ठीक है? वो पांचों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिजाइन प्रोसेस, मतलब पांचों व्यू से हम मॉडल बनाते हैं। डिजाइन, प्रोसेस, डिप्लॉयमेंट, ठीक है? और हमारा इंप्लीमेंटेशन, यूज केस, ठीक है? ये पांचों हम बनाते हैं। वो आर्किटेक्चर अभी हम समझेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? तो ये हमें प्रिंसिपल याद रखने हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग ये क्या होती है? तो देखो इसके अंदर हमारे दो अप्रोच हैं कि एक तो आप एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव से कर लो, या तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से कर लो। एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव में आप क्या करते हो? आप एल्गोरिथम्स के अंदर, लार्जर एल्गोरिथम को छोटे छोटे एल्गोरिथम के अंदर, छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड करते हो चीजों को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है आपको रीयूजेबिलिटी का जो है पार्ट देता है। आपको जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो सपोर्ट करता है, ठीक है? बट प्रोसीजर में ये सारी चीजें नहीं होती, एल्गोरिथम में ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है? तो ये हमारे दो मॉडलिंग के अप्रोच हो गए, ठीक है? कॉमन वेज हो गए। अब यूएमएल लैंग्वेज हमारा क्या क्या चीजें करता है? मैंने आपको बताया था, विजुअलाइज, स्पेसिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग। विजुअलाइज का मतलब होता है कि आपका जो भी सिस्टम आप बना रहे हो उसके लिए आपके पास एक वेल डिफाइंड सिमेंटिक मैनर में आपके पास क्या हो? सिंबल्स हो, ठीक है? नोटेशंस हो, और यूएमएल नोटेशंस हो, जिसे कि आप इजीली जो है वहां पर रिप्लेस कर पाओ, ठीक है? किसी से भी। और एक डेवलपर अगर आपके मॉडल को लिख रहा है तो दूसरा डेवलपर उसे इजीली, ठीक है, चाहे वो दूसरा टूल क्यों ना यूज कर रहा हो, उसे इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है? और अनएम्बिगुअसली मॉडल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक सिंबल का अलग अलग मतलब हो, ठीक है? समझ में आया कि विजुअलाइज अच्छा होना चाहिए, नोटेशन अच्छी होनी चाहिए, सिंबल हमारे अनएम्बिगुअस होने चाहिए। फिर आता है स्पेसिफाइंग। आपको इस तरीके से अपने बिल्डिंग मॉडल्स को इस तरीके से स्पेसिफाई करना है कि वो प्रिसाइज हो, अनएम्बिगुअस हो और कंप्लीट हो, कहीं पर भी काम बीच में ना छूटे, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? विजुअलाइजिंग का क्लियर है, स्पेसिफाइंग का क्लियर है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या था? कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है? सो आपको जो यूएमएल कंस्ट्रक्ट करना है इज नॉट अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? बट इट्स मॉडल कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको जो मॉडल है इस तरीके से इतना अच्छे से कनेक्ट करना है कि अगर आप किसी टूल का यूज करके उससे प्रोग्राम जनरेट करने की कोशिश करो तो आप वो कर पाओ, ठीक है? तो आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा आता है डॉक्यूमेंटिंग। ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, मतलब यूएमएल करता है रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर, डिजाइन, सोर्स कोड, प्रोजेक्ट प्लान, टेस्ट, प्रोटोटाइप्स, रिलीज। ये सारी चीजें आपको जो है डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? कब क्या 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 हुआ, ठीक है? ये सब यूएमएल के अंदर होता है। तो इतनी सारी चीजें होती है, स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग,
एंड डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ लो कि अगर यूएमएल पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है यूएमएल के रिलेटेड, तो आपको ये लिख कर आने चारों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल, ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या होता है? अब यूएमएल का ये मतलब पूरा का पूरा यूएमएल है, ठीक है। मतलब कि यूएमएल को जो आपको यूज करना है ना, तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, आप यूएमएल को किस तरीके से समझ सकते हो, वो है हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इसके अंदर मेन तीन चीज देखो, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है 2022-23 में पूछा गया है, और जो हमारा यूएमएल का एक बेसिक बिल्डिंग मॉडल है वो हमारा 21-22 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमारा तीन चीजों में डिवाइडेड है। एक तो है हमारा यूएमएल बेसिक मॉडल, जो कि बहुत बड़ा है। एक यूएमएल के हमारे रूल्स हैं, एक यूएमएल के हमारे अलग अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। सो तीन चीजों में डिवाइडेड है। तो इसका जो बेसिक बिल्डिंग मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा है। रूल्स हमारे छोटे से, मैकेनिज्म छोटे से हैं, वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। ये जो है ना बेसिक बिल्डिंग मॉडल, इसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने चीजें लिखी हुई हैं, बट बेसिक बिल्डिंग मॉडल हमारा तीन चीजों के अंदर डिवाइडेड है। यूएमएल हमारा पहले तीन चीजों के अंदर डिवाइडेड है। बेसिक बिल्डिंग मॉडल, कॉन्सेप्चुअल जो मॉडल है हमारा यूएमएल का, वो तीन चीजों के अंदर डिवाइडेड है। बेसिक बिल्डिंग मॉडल, रूल्स एंड मैकेनिज्म। फिर जो हमारे बेसिक बिल्डिंग मॉडल है वो तीन चीजों के अंदर डिवाइडेड है, थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। अब जो हमारे थिंग्स हैं, अब जो हमारी थिंग्स हैं, मतलब कि आप समझ सकते हो जो इसके अंदर चीजें हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, वो हमारे चार पार्ट के अंदर डिवाइडेड हैं। स्ट्रक्चरल, बिहेवियल, ग्रुपिंग, एनोटेशनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल हमारे स्टैटिक पार्ट होते हैं, बिहेवियर हमारे डायनेमिक पार्ट होते हैं, ग्रुपिंग हमारे जब हम इन चीजों को ग्रुप कर देते हैं डिप्लॉय करने के लिए, फिर हमारा जो पैकेज बनता है वो हमारा ग्रुपिंग होता है। जो भी हमारी एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन होता है, जो भी हमारा कमेंट होता है, वो हम एनोटेशनल के अंदर रखते हैं। थिंग्स क्लियर है? रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? रिलेशनशिप्स जब भी हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग क्लासेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो कुछ जुड़े होते हैं किसी ना किसी चीज से, तो वो डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन, ये हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फिर आते हैं हमारे डायग्राम्स। किसी के अंदर तो हमारे डायग्राम्स बने होंगे ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा, वो हमारे डायग्राम्स होते हैं। वो क्लास का, ऑब्जेक्ट का, यूज केस का, सीक्वेंस का, कोलैबोरेशन का, स्टेट चार्ट का, बहुत सारे ऐसे हमारे होते हैं, ठीक है। तो इन सबको ही हमें पढ़ना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे थिंग्स को, फिर कवर करेंगे रिलेशनशिप को, फिर कवर करेंगे हम डायग्राम्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं थिंग्स। थिंग्स क्या होती हैं? तो थिंग्स हमारी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि इसके अंदर आपको सिंबल याद करना है, ठीक है। मैं आपको इनका सिंबल बताऊंगा और उनका बताऊंगा कि वो होते क्या है। ऐसा नहीं है, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। क्या होता है, सिंबल क्या होता है, बस इतना काम, ठीक है। स्ट्रक्चरल थिंग क्या होती है? पहले स्ट्रक्चरल थिंग होती है हमारी स्टैटिक पार्ट, यानी कि जो हमारे नाउन्स होते हैं यूएमएल के, जैसे हमारे ग्रामर के अंदर नाउन होते हैं ना, वर्ब होते हैं, वैसे ही हमारे जो स्ट्रक्चरल थिंग है यूएमएल का क्या है, नाउन्स है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी भी पर्सन को या फिर आपको किसी भी एंटिटी को डिफाइन करना है, तो आप स्ट्रक्चरल थिंग के साथ करोगे, ठीक है। फिर वो आपस में जो भी डायनेमिक काम करेंगे वो आगे होगा, ठीक है। दीज आर द मोस्टली स्टैटिक पार्ट ऑफ द मॉडल, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट दैट आर आइदर और फिजिकल इन ऑल देयर आर सेवन, ठीक है। ये सात होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चरल थिंग क्या होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, बस इतना काम। नाउन होता है यूएमएल का, ठीक है। सो पहला होता है हमारा क्लास, ठीक है। क्लास को मैं पहले जो बता चुका हूँ बिल्कुल सिमिलर वही है, बट अब इसका सिंबल देख लो, ठीक है। क्लास एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारे जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट होंगे वो इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आप, ऐसे एक हमारा सिंबल होता है जिसके अंदर यहाँ पे नेम आता है, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आते हैं, यहाँ पर हमारे ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, क्लास के। तो क्लास हमारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंटरफेस। क्लास हमारा किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी, है ना, कौन कौन से रूल्स होंगे, वो हमारे इंटरफेस के अंदर लिखे होते हैं। तो इंटरफेस क्या है, हमारा एक रूल बुक है जो जिस हिसाब से जो क्लास है हमारी एग्जीक्यूट होगी, इंप्लीमेंट होगी। तो ये हमारा ऐसे सर्कल होता है, उसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है, जो हमारे रूल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेशन। जब भी हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो कोलैब करते हैं, आपस में कोलैब करके काम करते हैं, तो किस बेस पे वो कोलैब कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं वो कोलैब, है ना, वो क्या उनका बीच में रिलेशन है, वो हमारा कहाँ पे डिफाइन होता है, कोलैबोरेशन के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है। जो हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे डॉट 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 ओवल होता है और बीच में डिफाइन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा यूज केस। यूज केस के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसके जो सेट ऑफ सीक्वेंस होते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा जो भी एक्टर या फिर जो हमारा सिस्टम है, उसके जो भी सेट ऑफ सीक्वेंस एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे इसके अंदर डिफाइन होते हैं। तो ऐसे ओवल शेप होता है, उसके अंदर सारी चीजें डिफाइन होती हैं यूज केस के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा आगे एक्टिव क्लास। एक्टिव क्लास हमारी एक ऐसी क्लास होती है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकती है, उसे किसी पर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वो इजीली अपने आप अकेले एग्जीक्यूट हो सकती है, अकेले काम कर सकती है, वो होती है हमारी एक्टिव क्लास, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका डार्क होता है ये जो पार्ट है, और बिल्कुल क्लास की तरह होता है, ठीक है।
फिर आता है हमारा कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारा एक रिप्लेसेबल क्या बोलते हैं, फिजिकल हमारा पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का। जैसे कि हमारा एक बड़ा सा सिस्टम है जिसके अंदर एक लॉगिन पार्ट है, एक हमारा पेमेंट पार्ट है, ठीक है, पेमेंट गेटवे का पार्ट है, और ऐसे अलग अलग हमारे पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, क्लासेस, इंटरफेसेस, कोलेबोरेशन, जो भी हमारे अलग अलग फिजिकल पैकेजेस होते हैं वो हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे इस तरीके से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हो, ये सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा नोड। जो भी हमारा ये जो सारी चीजें हैं, पूरा का पूरा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं रन करेगा। वो जो रन है, रन जहां पे करेगा, वो एग्जीक्यूट जहां पे होगा, वो किस पे होगा, हमारा नोड पे होगा। तो जो हमारी प्लेस जहां पर वो रन करेगा वो होता है हमारा नोड, ठीक है। क्या होता है, नोड। तो नोड हमारा इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। ये सब डायग्राम है, ये सब हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है। जो भी काम होगा ना उनको सिंबल से हमें डिफाइन करना है। तो हमें पहले, सबसे पहले ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये सिंबल्स क्या क्या होंगे, ठीक है, और क्या क्या उनके नाम है। तो नोड हमारा क्या है, फिजिकल एलिमेंट है दैट एग्जिट एट रन टाइम, ठीक है, जहां पर वो रन होगा, ठीक है। हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो जहां पे रन होगा वो हमारा नोड से डिफाइन होगा, ठीक है। क्लियर है। तो सातों के सातों आपको समझ में आ गए बहुत अच्छे से। ये हमारे स्टैटिक पार्ट थे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप। क्लास क्लियर था, इंटरफेस हमारे रूल्स होते हैं क्लास कैसे, और सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे बिहेवियल थिंग्स। ये जो चीजें हैं आपस में कम्युनिकेट करेगी, ठीक है, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं कम्युनिकेट करेंगे। ये हमारे यूएमएल के क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे डायनेमिक पार्ट होते हैं, ठीक है, यूएमएल के। तो हमारे मतलब अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो देखो, एक होता है हमारा इंटरेक्शन इसके अंदर, और एक होता है स्टेट मशीन। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो जो भी मैसेज पास होंगे वो हमारा इंटरेक्शन करवाएगा, ठीक है। मतलब आपस में जो ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन करेंगे उनके जो सेट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए मैसेजेस होंगे, वो हमें कौन करके देगा, इंटरेक्शन करके देगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कौन किसकी हेल्प से कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन की हेल्प से कर पाएंगे, और ऐसे एरो बनेगा और यहाँ पर मैसेज हमारा लिखा रहेगा। स्टेट मशीन की हेल्प से आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट किस स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो स्पेसिफाई करेगा ये सीक्वेंस ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब आइडियल स्टेज के अंदर है, ठीक है, रनिंग स्टेज के अंदर है, एग्जीक्यूट स्टेट के अंदर है, वेटिंग स्टेज के अंदर है, फिनिश हो चुके हैं इस स्टेट के अंदर है। तो ये हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेट कौन बताएगा, स्टेट मशीन बताएगा। क्लियर है। कम्युनिकेशन कौन बताएगा, इंटरेक्शन। सीक्वेंस ऑफ स्टेट कौन बताएगा, स्टेट मशीन। ये होते हैं हमारे बिहेवियल थिंग्स, ठीक है। तो दोनों पार्ट हमारे क्लियर है। अब आते हैं ग्रुपिंग थिंग्स पे। जब भी हमारे रिलेटेड थिंग्स को हम एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप में हम लाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट ऑफ यूएमएल मॉडल दैट दीज आर द बॉक्स इनटू व्हिच मॉडल कैन बी डिकम्पोज, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा मॉडल है वो हम बॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे रिलेटेड पार्ट है उनको हम एक एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप्स के अंदर डाल देते हैं। तो इसका हमारा एक होता है प्राइमरी काइंड पैकेज, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं। तो ऐसे हम फोल्डर के अंदर डाल देते हैं, और ये हमारा जब भी यूज होता है जब हम डिप्लॉयमेंट टाइम में होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट टाइम में क्या करते हैं, हम सबका फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ग्रुपिंग थिंग्स के अंदर आ जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा एनोटेशनल थिंग्स। तो हमने ग्रुपिंग थिंग्स से क्लियर कर लिया। एनोटेशनल थिंग्स हमारे एक्सप्लेनेटरी पार्ट होते हैं, ठीक है। किसी भी यूएमएल मॉडल का जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है, मतलब कि जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा लिखनी है, ठीक है, समझ सकते हो, एक्स्ट्रा, या फिर किसी भी आपको ऑब्जेक्ट को, किसी भी मॉडल को आपको क्या करना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, अपने मॉडल को पूरे को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप इसके अंदर करते हो, इसका इसको बोलते हैं डॉग ईयर लाइक स्ट्रक्चर, और आप इसके अंदर क्या कर देते हो, उसे एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है। और इसका ये प्राइमरी पार्ट होता है नोट। क्या होता है, नोट। ग्रुपिंग थिंग्स का क्या था हमारा, पैकेज। इसका क्या है, नोट, ठीक है। और सबका तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या क्लियर कर ली, हमारी जितनी भी थिंग्स थी, हमारा जो बेसिक बिल्डिंग मॉडल था, बिल्डिंग ब्लॉक था यूएमएल का, उसके अंदर जो हमारी थिंग्स थी, हमने ये चारों जो है अच्छे से समझ ली, ठीक है, एनोटेशनल तक। अब हम समझेंगे रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप्स भी तो होती हैं, जैसे आपके बीच में होती हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसे कैसे डिफाइन होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स हमारी चार तरीके की होती हैं यूएमएल के अंदर। एक होती है डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी का तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपस में वो डिपेंड करते हैं, मतलब कि एक को अगर कुछ होगा, एक को चेंजेस करोगे तो दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में, या फिर क्लास जो है, या फिर कोई इवेंट जो है, आपस में कनेक्टेड है थ्रू डिपेंडेंसी, ठीक है। तो उनके बीच में किसका रिलेशन है, डिपेंडेंसी का। तो मतलब क्या है कि अगर चेंज करोगे आप किसी एक थिंग को, तो जो पूरा और जो चीजें कनेक्टेड है उससे, वो इम्पैक्ट इम्पैक्ट आएगा उन पे, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, डॉटेड, और यहाँ पे सॉलिड हमारा एरो, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है हमारा, एसोसिएशन ऐसे नहीं होता कि एसोसिएशन है इनका, मिलते हैं ये, ठीक है, मतलब कि इन्होंने अपनी टीम बना रखी है, एसोसिएशन बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारा क्लास ए है, ठीक है, और एक क्लास बी है, ठीक है। क्लास ए का हमारा ऑब्जेक्ट है 1, और क्लास बी का हमारा ऑब्जेक्ट है बी ए 2, ठीक है।
अगर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बीच में रिलेट करते हैं तो इसका मतलब है ये एसोसिएशन है इनका, ठीक है। क्या है? एसोसिएशन। डिफरेंट क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट हैं अगर बीच में रिलेशनशिप रखते हैं तो उसे कहते हैं एसोसिएशन, ठीक है। और ये इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन हमारा क्या होता है? सिंपल सा एक हमारा एक, जैसे आप समझो एक हमारा पार्ट है, ठीक है, और एक हमारा ये पार्ट है, ठीक है। और ये पार्ट हमारा वो पार्ट है जिसके अंदर हमारा एक लॉजिक लिखा हुआ है, जिसके अंदर एक हमारा रूल लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट जो है वो चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आता है क्या? रियलाइजेशन, ठीक है। अब मैं नहीं समझ में आ रहा, समझाता हूँ एक एग्जांपल से, कि आपका एक रूल लिखा हुआ है इसके अंदर कि इफ हमारा जो यूजर है उसकी एज 18 साल से ऊपर होगी तभी वो एक हमारा वैलिडेट यूजर होगा। क्या होगा? वैलिडेट यूजर होगा। तो ये क्या है? एक रूल लिखा हुआ है, तो ये क्या है? एक हमारा वैलिडेशन रूल है। और ये क्या है? हमारा एक, जब एग्जीक्यूट होगा जब ये रूल चल जाएगा। तो इस ये जो है ना हमारा, इससे रियलाइजेशन है, ठीक है। इनकी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? रियलाइजेशन की रिलेशनशिप है। तो ऐसे ही हमारा रियलाइजेशन का रिलेशनशिप होता है और इससे डिफाइन होता है, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमारा इंटरफेस होता है ना, उसके अंदर हमारे रूल्स लिखे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्लास है वो एग्जीक्यूट होती है, या फिर उसके हिसाब से हमारी क्लास जो है एग्जीक्यूट होती है। तो इनके बीच में एक रियलाइजेशन होता है, इंटरफेस और क्लास के बीच में, ठीक है। इसका सिंबल पता चल गया। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन तो आपको पता ही है, नाम से ही पता है आपको एग्रीगेशन क्या होता है। कि एक हमारा बहुत बड़ा अगर कोई पार्ट है, एक बहुत बड़ा, एक हमारा बहुत बड़ा कोई चीज है, होल है, ठीक है। उसका जो हमारा पार्ट होते हैं, ठीक है, वो हम एग्रीगेशन फंक्शन से जो है बीच में उनके रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, या फिर उसके टाइप्स होते हैं या फिर उसका पार्ट होता है। इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। एक मतलब पूरी बॉडी है और उसके अलग अलग पार्ट हैं, हैंड, लेग्स, ये सब। तो ये क्या है? उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्रीगेशन को हम डिफाइन करते हैं, और ऐसे सॉलिड हमारी लाइन होती है और ऐसे हमारा एक एरो होता है, उससे एग्रीगेशन हमारा डिफाइन होता है। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर एक हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। एक हमारी पेरेंट क्लास है और इससे एक हमारा इवेंट जो है कनेक्टेड है। अगर क्लास पे कुछ इंपैक्ट डालोगे, चेंज करोगे, तो वो इवेंट हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर इवेंट पे करोगे तो क्लास में हो जाएगा। तो इसमें क्या है? डिपेंडेंसी है, ठीक है, कि एक पे चेंज करने से हमारा जो होल है उस पे दिक्कत आएगी, ठीक है। और ये क्या है? क्लास के हमारे दो चिल्ड्रंस हैं, तो इनके बीच में क्या है? एग्रीगेशन है, क्योंकि ये पूरा पार्ट है और इसके पूरा ये होल है और इसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक यहाँ पर क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट है कंट्रोल, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड है, रिलेशनशिप है, तो ये क्या है? हमारा एसोसिएशन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वैलिडेशन का रूल लिखा हुआ है और और यहाँ पे वैलिडेट यूजर है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रियलाइजेशन है? जब ये वैलिडेशन रूल चलेगा तब वैलिडेट होगा यूजर, ठीक है। फिर आता है हमारा एक पर्सन, दूसरा एक कंपनी है, ठीक है। और वो आपस में एक एसोसिएटेड है, ठीक है। तो एसोसिएशन है उनके बीच में। तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे रिलेशनशिप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारे डायग्राम्स। डायग्राम्स को हम देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर हमें सारे के सारे डायग्राम्स को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको छोटा छोटा बताऊं फिर आपको यूनिट 2 के अंदर डिटेल में बताऊं तो आई थिंक उसे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं यूनिट 2 के अंदर डायरेक्टली आपको डायग्राम करवाऊंगा, ठीक है। डायग्राम एक हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स के, ठीक है। जितने भी हमारे सेट हैं एलिमेंट्स के, उसका अगर हम डायग्राम बना दें तो वो हमारा एक डायग्राम मतलब ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, ग्राफिकल उसकी प्रेजेंटेशन कर दें, तो वो एक हमारा डायग्राम बन जाता है, ठीक है। यूएमएल के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएसडी विद सी प्लस प्लस के अंदर भाई आपका जो डायग्राम है वो पूछा ही जाता है। एक डायग्राम तो आएगा ही, चाहे ऑब्जेक्ट है, क्लास है, सीक्वेंस है, एक तो आता ही है, ठीक है। यूज केस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम को हम नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अब हम बात करते हैं, एक हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया है, प्रोसीजर और ये सब। हाँ, रूल्स, पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार हम फिर से चलते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने थिंग्स कवर कर ली, ठीक है। ये कवर कर लिया, डायग्राम हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, इसके अंदर हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो था वो हमने कवर कर लिया, यूएमएल का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था वो कवर कर लिया। अब रह गए रूल्स एंड मैकेनिज्म, तो इन दोनों को और कवर कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार रिकॉर्ड हो गई और भाई चालू भी नहीं हुआ, ठीक है वो। अब आता है हमारा रूल्स ऑफ यूएमएल। रूल्स ऑफ यूएमएल, ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहला, आपका जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, यूएमएल के अंदर जो भी डायग्राम है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी थिंग्स है, उनका नेम होना चाहिए। उनका एक वेल डिफाइन क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। और उसका जो नाम है उसका स्कोप होना चाहिए, कि वो स्पेसिफिक उसकी मीनिंग क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों आपने वो नाम रखा है, उसका स्कोप होना चाहिए। उसकी विजिबिलिटी, कौन कौन उस नाम को देख सकता है, कौन कौन उस नाम को यूज कर सकता है, उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, ठीक है। अब आपके जो भी
एक थिंग दूसरी थिंग से अगर प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए रैंडमली काम हो रहा हो, इंडिपेंडेंटली काम हो रहा हो। आपस में कंसिस्टेंटली प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, वो रिलेट करनी चाहिए एक दूसरे से। एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन पार्ट क्या है कि अगर आपका कोई भी मतलब मॉडल जो है या फिर आपका जो भी पार्ट है वो रन कर रहा है, तो वो हमारा एक डायनेमिक मॉडल होना चाहिए और आपस में अच्छे से रन करना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल से रूल्स होते हैं, अगर आपको इनका नाम भी पता चल जाएगा तो आप इजीली इनके बारे में लिखकर आ पाओगे, ठीक है। बात है हमारा मैकेनिज्म, कॉमन मैकेनिज्म जो यूएमएल के अंदर है वो यूएमएल इज मेड सिंपलर बाय प्रेजेंस ऑफ 4 कॉमन मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमारे 4 कॉमन है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिफाई करो कि आपका जो भी सिंटैक्स है, आपका जो भी सिंबल है, उसको टेक्सचुअल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, उसे आपको टेक्सचुअल स्टेटमेंट के अंदर भी स्पेसिफाई करना है कि क्या है वो, क्यों आपने नाम रखा है, ठीक है, क्या क्यों वो सिंटैक्स आपने यूज किया है। एडोनमेंट, एडोनमेंट मतलब कि आपका जो भी ग्राफिकल नोटेशन है वो आपका यूनिक होना चाहिए, वो आपका मतलब अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब कि उसके दो मीनिंग ना हो, एक ही मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग आपको यूनिक यूज करने हैं। कॉमन डिवीजन, ठीक है। आपको हर एक पार्ट को कोशिश करनी है कि आप उसे डिवाइड कर सको, ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर या फिर और पार्ट्स के अंदर आप उसे क्या कर पाओ, डिवाइड कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आपको मॉड्यूलरिटी का इस पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जितना छोटा आप जा सको उतना छोटे पे आपको जाना है। एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होते हैं कि आप अपनी वोकेबलरी जो है यूएमएल की उसे एक्सटेंड करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। और प्रॉपर्टीज़ जो है यूएमएल की उसे एक्सटेंड करो। और अगर आपको लगता है कि कोई न्यू रूल लाना है या फिर कोई कुछ उसमें मॉडिफाई करना है तो उसे भी कोशिश करो करने की, उसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना क्लियर है हमारा कॉमन मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं। 4 कॉमन मैकेनिज्म है और ये रूल्स है हमारे 5। अब हमारा नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल उससे पहले एक जेनेरोसिटी हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक है जो 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, आपके कोई भी की क्लास है, ऑब्जेक्ट है, आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को यूज कर पाते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को यूज कर पाते हो विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो उसका मतलब होता है जेनरोसिटी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जेनरोसिटी होता है, ठीक है। ये हमारी एबिलिटी होती है, जो हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट्स हैं वो वर्क कर सकती है डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ बिना किसी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के, ठीक है। उसी उससे क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल बनता है और फ्लेक्सिबल बनता है और डेवलपर को काफी उससे हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल के। सो एनी रियल टाइम वर्ल्ड सिस्टम, जो भी हमारा एक रियल टाइम वर्ल्ड सिस्टम होता है, हमने अपने प्रिंसिपल के अंदर भी देखा मॉडलिंग के कि उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उसके यूज केस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो देखा जाता है। चाहे देखो, डेवलपर हो सकते हैं, टेस्टर हो सकते हैं, बिजनेस पीपल्स हो सकते हैं जिन्हें ये सब चीजें नहीं पता, एनालिस्ट हो सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, hence before designing a system architecture is made with different perspective in mind। जो हमारा आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए बनना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट व्यू के लिए बनना चाहिए, ठीक है। ये हमें पता लग गया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू विजुअलाइज द सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट व्यूअर्स, द बेटर वी अंडरस्टैंड। सही है, जितना हम ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे उतना अच्छा हम बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है, सिस्टम को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो चीजें हैं वो क्रिएट करनी पड़ेगी, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। सो यूएमएल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो 5 पर्सपेक्टिव है, 4+1 मॉडल पे काम करता है ये, ठीक है। पहला जो हमारा वन है वो है यूजर वाला, ठीक है, यूज केस, ठीक है, यूज केस व्यू। यूज केस व्यू हमारा ऐसा व्यू होता है जिसके अंदर ये जो हमारे 4 व्यूज हैं वो सारे के सारे कंबाइन होते हैं और एक यूजर की तरह सोचा जाता है, ठीक है। 4 व्यूज के अंदर पहला आता है डिजाइन व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, प्रोसेस व्यू एंड डिप्लॉयमेंट व्यू, ठीक है। इसे हम एक एक करके समझ लेते हैं एक बार। तो जो हमारा सेंटर में है वो है हमारा यूज केस व्यू, जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे व्यूज हैं वो हमारे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारी फंक्शनलिटी रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं। तो डिजाइन व्यू के अंदर क्या होता है, डिजाइन व्यू के अंदर स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है। क्लासेस, इंटरफेसेस, कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें हमारी डिजाइन व्यू के अंदर होती हैं, ठीक है। वोकैबुलरी होती है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है और उसकी जो सॉल्यूशन है, वोकैबुलरी के ये जो होते हैं ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। क्लासेस, इंटरफेस और इनके फॉर्म में होती है। अब आता है हमारा प्रोस इतना याद रखो, डिजाइन व्यू है स्टैटिक व्यू, ठीक है, जिसके अंदर क्लासेस, इंटरफेस और कोलैबोरेशन याद रखना, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोसेस व्यू, ये हमारा डायनेमिक व्यू होता है कि अब हमारा जो प्रोसेसेस है वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। सिस्टम कंकरेंसी के अंदर जब अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग जो हमारी क्लासेस हैं, वो जब एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे सिंक्रोनाइज होंगी चीजें, कैसे मैकेनिज्म काम करेगा, वो सारी चीजें डिफाइन होंगी हमारे प्रोसेस व्यू के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन व्यू। जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल कर देंगे तो हमारा आएगा इम्प्लीमेंटेशन व्यू।
इसके अंदर हमारा कंपोनेंट डायग्राम हमारी हेल्प करता है इसे क्रिएट करने में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन व्यू को। तो ये क्रिएट है, पहला हुआ हमारा डिजाइन व्यू स्टैटिक, ठीक है, प्रोसेस हुआ हमारा बिहेवियर यानी कि डायनेमिक, और इम्प्लीमेंटेशन हुआ हमारा क्या, कंबाइन करना, असेंबल करना अलग अलग कंपोनेंट को, ठीक है। अब आता है हमारा डिप्लॉयमेंट व्यू। डिप्लॉयमेंट व्यू के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने सिस्टम क्रिएट किया है, जो हमने बनाया है, वो कहाँ पे रन करेगा, उसका हार्डवेयर क्या होगा, ठीक है, फिजिकल क्या होगा, वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट व्यू भी क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे देखो ये इसका डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बिना नंबर अच्छे नहीं मिलते। तो यूज केस व्यू हमारा बीच में आता है, सेंटर मैंने बता दिया। पहला आता है डिजाइन व्यू, फिर आता है प्रोसेस व्यू, इंप्लीमेंटेशन व्यू एंड डिप्लॉयमेंट व्यू। इसकी आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। डिजाइन व्यू का हमारा वोकेबलरी एंड फंक्शनलिटी, प्रोसेस व्यू की हमारी परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, थ्रूपुट, ठीक है, सारी चीजें। इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर असेंबली यानी कि जो हम असेंबल करेंगे अलग अलग कंपोनेंट को, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट व्यू के अंदर हमारा सिस्टम टोपोलॉजी, हार्डवेयर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये वोकेबलरी याद रखनी है, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो आर्किटेक्चर भी यहाँ पर खत्म हो गया। मैंने यूनिट 1 आपकी कंप्लीट करा दी, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी मैं और यूनिट्स को ला पाऊँ, ठीक है, और इस तरीके से आपको समझा पाऊँ जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, ये समझ लो, ठीक है। तो जितनी हो पाएगी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो वीडियो आई होप आपको समझ में आई होगी, और ये जो सारे नोट्स हैं, आपको जो डिटेल जो नोट्स हैं ये सारे दिख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, आप बाय कर सकते हो। मल्टी एटम्स एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएँगे। आप मल्टी एटम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीज़ें समझ में आई होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखते रहना है, ठीक है। और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है इसकी ओएसडी की मैंने कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। सारी यूनिट्स आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसी आपको वीडियो लगी।